नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस मॉक, एक प्लेटफॉर्म का नाम है, इसका मॉक 2 जो आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 पे आधारित है, जो 2025 में होगा, उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले इसका फर्स्ट पेपर का हमने सोल्यूशन किया था एंड उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका हम लिंक दे देंगे। एंड इसका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है इंटरेस्ट 30,000 पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या है आपका 32%। ध्यान दें, कंपाउंडिंग है आपका हाफ ईयरली एंड एक साल में निकालना है। तो जैसे ही कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हुआ, जो रेट है वो रेट आपका आधा हो जाएगा, मतलब अच्छा माही दे 32% तो ईयरली था ना, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने पे कितना हो जाएगा आपका 16%। ये तो हो गया। देखिए, हमें केवल निकालना है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए आर इफेक्टिव निकाल के भी काम हो जाएगा। आर इफेक्टिव हो जाएगा अगर दो कंसेक्यूटिव साइकिल में आर एंड आर है, तो हो जाता है आपका 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100%। ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से देखेंगे ये आ जाएगा आपका 34.56%। अब जो आपको सी आई चाहिए वो कितना है 30,000, मतलब 30 1 2 3 इसका 34.56 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा 76 18 5 3 15 1 16 4 3 12 1 13 3 3 9 1 10 10368 करके आ रहा है, तो 10368 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो आप ऐसे करके आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसे फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। तो जो दूसरा तरीका है, आप अमाउंट निकाल के भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो 16% है ना, 16% को हम क्या लिख सकते हैं 16/100। इसे आप लिखेंगे तो 4/25 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि देखो 25 का जो सामान है ना, यह 29 हो जाता है, कितना है 1 महीने में, या फिर एक साइकिल में, 1 महीने में नहीं। तो 25 स्क्वायर का सामान कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 841। यहाँ पे जो गैप है, गैप ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। गैप कितना है 16 में से 1 गया, 16 में से 11 में से 5 गया 6, और फिर 3 3 में से 2 1 2 गया 1, फिर 216 आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, ये है 625, ये प्रिंसिपल है, इसको आप 30,000 के बराबर कर दीजिए, यहाँ से 216 का वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको फ्लेक्सिबल होना है। मतलब जैसे ही आपको पता चले कि कैलकुलेशन ईजी इस मेथड से हो रहा है तो ऐसे कर लेंगे, अगर कैलकुलेशन ईजी इस मेथड से हो रहा है तो ऐसे कर लेंगे ना। रिजिडिटी मेंटेन नहीं करना है। और हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो मेथड यूज़ करें वो लेंदी हो, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि मेथड 1 यूज़ करें या मेथड 2। क्वेश्चन नंबर 2, जिसे 52 है, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, जिसके लिए जो नंबर है ए आपका किसने 15 से डिविजिबल होना चाहिए। 15 का मतलब होता है 3 × 5, तो यह 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या है, इसका जो यूनिट डिजिट है उस नंबर का क्या होना चाहिए। यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5। तो यहाँ पे दो केसेज होगा, एक होगा आपका यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट है क्या बी, तो एक केस बी इक्वल टू 0 के साथ ले लेंगे, एक केस हम बी इक्वल टू 5 के साथ ले लेंगे। जैसे ही बी इक्वल टू 0 हुआ, जो आपका संख्या है या नंबर है आ जाएगा 642 3A0, और बी इक्वल टू 5 में आ जाएगा 642 3A5। आपको समझना है कि 3 से डिविजिबल होने के लिए जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे सम कितना आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करें, कितना आएगा 6 4 10 2 12 3 15। ए आपका आ गया 15 प्लस ए। अगर 15 प्लस ए है तो 15 ऑटोमेटिकली 3 से डिविजिबल है, तो ए भी 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। यहाँ पे ए का जो पॉसिबल वैल्यूज है, ये 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जब हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, तो देखिए कितना आ जाएगा 6 4 10 2 12 3 15 तो था ये, और 5 20, ये आ गया 20 प्लस ए। अब हमें ए का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जो आपका क्या हो जाए, जिसके कारण ये इससे डिविजिबल हो जाए। हाँ, 3 से डिविजिबल हो जाए। ए का क्या क्या वैल्यू जा सकता है, एक तो 1 हो सकता है, फिर 1 + 3 4 हो सकता है, फिर 4 + 3 7 हो सकता है, 7 + 3 बोलते तो कितना होता है 10, लेकिन 10 तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे इतना वैल्यूज हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो कितना पॉसिबल वैल्यूज हो गया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पॉसिबल वैल्यूज होगा ए का।
आई गेस कुछ हम मिस नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए 15,0,3,6,9, यहाँ पे 1, 4, 7, कुछ मिस नहीं कर रहे। तो आपको ऐसे केसेज लेके सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन सुंदर है, उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ इसमें हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है एंड सेक स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर करके दिया हुआ। कोई समस्या की बात नहीं है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो हम ऐसा करते हैं ना कि ये जो 9 सेक स्क्वायर ए है इसको एज इट इज़ लिख लिया, जो 10 स्क्वायर ए है ना इसको आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 5 टाइम्स ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, और यहाँ से वैल्यू कितना रहा 21, 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26, माफ कीजिए 21 - 5 16 हो जाएगा। यहाँ से 9 में से 5 गया 4, और सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ रहा है देख लीजिए 16 ना, तो यहाँ से सेक ए का वैल्यू कितना आ रहा है 2। अब एक बात बताओ, जब सेक ए का वैल्यू 2 आ रहा है, वैसे तो आपको एंगल नहीं पता है फिर भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू पता चल गया 60 डिग्री हो गया। सेक ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए का वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 ऑप्शन है, होना तो चाहिए, है ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगर मान लीजिए कि सेक का जो वैल्यू है वो 2 ना आके कुछ और आ जाता, जैसे कोई भी वैल्यू 1 से ग्रेटर, जैसे 4/3 आ जाता, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में पीबीएच वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, वहां से भी आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 54 में एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर इन जनवरी इज व्हाट परसेंट ऑफ दोज सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर्स इन फेब्रुवरी। तो जनवरी एंड फेब्रुवरी का आप रेशियो निकाल लीजिए, ये जैन है एंड फेब है, ऑल शॉपकीपर मतलब टोटल दुकानदारों को हमें ऐड करना है। तो ये जनवरी में कितना आ रहा है देखिए, 8 5 13 2 15, 8 7 4 11 2 13 4, 7 4 11 2 13 4 17, 1 18 बचा 1, 9 8 17, 17 7 24 और 9 33, 9 17 7 24 9 33, 1 34, कितना हो गया। पेप में अगर हम देखेंगे तो यही कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 2 10 4 14 और 8 22, फिर 7 6 13 5 18 5 23 एंड 2 25, 13 5 18 5 23 2 25, ठीक। कितना आ गया, अभी आपको बताना है कितना परसेंट है, तो एक तरीका है कि आपका 5 से काट दे, चलिए 5 से काट ही देते, तो 50 है 25 से 504 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 6 30 और 4 आ गया ना, तो 15 45 697 आ गया। ये जो 697 है ना, इसको आपको 504 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, आराम से डिवाइड कर लीजिए, टेंशन की बात नहीं है। एक बार में 504 आ गया तो कितना आ जाएगा, ये 93 0, फिर एक बार में ही जाएगा, 2 बार में जाएगा क्या, 9 3, नहीं हाँ ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1930 आ रहा है ना, ये 5 तिहाई 15 पंचों का 20, 13 करके आएगा, चलिए ठीक है। तो 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 18 4, और ये कितना आ जाएगा फिर 0, तो 1.3 आ गया था ना, फिर 5 8 40, तो 1.38, तो 138% के आसपास आ रहा है, तो सही आंसर आ गया है आपका ऑप्शन नंबर डी। कुछ था नहीं, बस थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, रेशियो ऑफ ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो हमें स्मॉलेस्ट बताना है। हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360, तो यहाँ पे 7 5 12, 12 और 13 कितना हो गया 25, ये जो 25 यूनिट है इसका वैल्यू कितना हो गया 360। आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब कितना हो गया 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है 360 डिवाइडेड बाई 25, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आ जाएगा 25, एक बार में बचा कितना 11, 25 चौका 100.4, तो आपको 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 4 चौका 16 56 1 57, 57.6 डिग्री, ऐसा करके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखिए 56 में एक क्या दिया हुआ है कि एक राइट ट्रायंगल है, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये जो बी डी है ना ये ए सी पर परपेंडिकुलर है, और हमें दिया है कि ए सी का वैल्यू 16 है एंड सी डी का वैल्यू कितना है 7। ए सी यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 एंड सी डी का वैल्यू 7 है, तो ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। निकालना क्या है ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए आपको समझना है कि ये जो ए बी स्क्वायर होगा ना, ये कितना हो जाएगा आपका ए सी इंटू ए डी हो जाएगा, है ना। ए सी का वैल्यू कितना है 16 एंड ए डी का वैल्यू कितना है 9, 16 इंटू 9 कितना होता है 144, हेंस ए बी का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो कुछ रिजल्ट्स हैं ना राइट ट्रायंगल के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। चलिए हम बता देते हैं।
ए बी सी, और यहाँ से हमने ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इसका नाम रख लेते हैं डी, कोई दिक्कत नहीं। असुविधा के लिए इसका नाम ए रख दिया, बी यानी जो पूरा लेंथ है क्या है आपका सी, एंड ये जो बी डी अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए लेंथ क्या है पी। जो सबसे पहला है देखिए, इसका जो एरिया है, एरिया कितना होगा, इसको आप 1/2 ए बी भी बोल सकते हो, तो 1/2 सी पी भी बोल सकते हो, क्योंकि सी को बेस मानेंगे तो पी क्या है हाइट है, इसीलिए यहाँ से 1/2 कट के आपको मिल जाता है ए बी इक्वल टू सी पी। इसी को आपको बोलता है कि पी का जो वैल्यू है ना ए बी बाई सी होगा। ये एक बात है जो आपको याद रखना है, ठीक है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम करके आता है। और तीसरा क्या है, ये जो पी, ये जो पी है, ए है, बी है, इसके बीच भी रिलेशन होता है। ये होता है आपका कि 1/p स्क्वायर का जो वैल्यू है ना, पी आपका क्या है, जो जहाँ पे 90 डिग्री हो रहा था उससे हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर, ये आपका आ जाता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ठीक है। इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही लग रहा है। अभी कोई पूछे कि इसका प्रूफ बता दो भैया, तो बहुत ही आसान है, ये जो आपने निकाला था ना यहीं से हो जाएगा। यहाँ पे हम बोले 1/p का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए आ जाएगा आपका सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी सी स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपका आ जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं इसका प्रूफ भी आप समझ पाए होंगे, और कोई बहुत टफ प्रूफ तो था नहीं, यहाँ तक ठीक है। ये जो चौथा है ना, चौथा आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर देखो कैसे याद रखेंगे, ए बी स्क्वायर ए से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, दो साइड और है, एक है ए डी और एक है ए सी, इसलिए ए बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना वह ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछे बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो देखो बी सी स्क्वायर सी से स्टार्ट हुआ है, सी से बी सी स्क्वायर, सी से स्टार्ट होने वाला और भी दो चीज़ हो, एक मिनट, हाँ, सी से स्टार्ट होने वाला एक सी डी होगा और एक होगा आपका ए सी, इसीलिए ये जो वैल्यू है आपका ए सी इंटू सी डी भी होगा, ये ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, जोड़ने से आपको पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगा, तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम आपको बोले कि आर का वैल्यू कितना होगा, जो कि इन रेडियस होता है, ये हो जाता है आपका ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। 6 में हम आपको बोले कि कैपिटल आर जो सरकम रेडियस है वो कितना होता है, ये होता है सी बाई 2, या हाइपोटेन्यूस का आधा होता है। ध्यान देना है, हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट होता है ये क्या होता है, इसका सरकम सेंटर। तो इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की बात करें, सिमिलर ट्रायंगल, तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल आराम से हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ए बी सी। अब देखो आप ए बी सी हमने ट्रायंगल लिया, क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है कि एक एंगल ए है, एक एंगल 90 डिग्री है। ए से शुरू होना है वाला एक और ट्रायंगल आपको दिखेगा, ए डी बी। ए डी बी में एक एंगल ए है, ए बी सी जो ट्रायंगल था उसमें भी एक एंगल ए था। अब देखिए ए बी सी में एक एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये बीच वाला 90 डिग्री है, इसलिए दोनों सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी, और एक किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल डी पे एक और 90 डिग्री है। अब देखिए ए बी सी में एंगल क्या था, सी, तो सी को अगर हम एंगल लेंगे तो एक और ट्रायंगल बन रहा है सी डी बी। तो हम यहाँ पे सी लिख लेंगे, यहाँ पे डी और यहाँ पे बी। ये तीनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होगा तो सिमिलैरिटी का जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करेगा। हालांकि ये बात की बात है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना आपको राइट ट्रायंगल से रिलेटेड, ये तो याद होने ही होने चाहिए। तो हम चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। आप देखो न्यूमरेटर में है आपका ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 1, डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1। अगर आप देखोगे तो आपको a माइनस 1/a का वैल्यू कितना दिया है, 6। आपको सोचना है क्या हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a माइनस 1/a या फिर a माइनस 1/a का कोई और एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा जैसे ही आपने एक से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, आपको मिलेगा a माइनस 1/a प्लस 4, एंड एक और मिलेगा a माइनस 1/a माइनस 4। a माइनस 1/a का वैल्यू 6 है, न्यूमरेटर रहेगा 6 प्लस 4, डिनोमिनेटर रहेगा 6 माइनस 4, 10/2 को हम बोलते हैं 5। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, आइए देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं एलसीएम।
यहाँ से अगर एलसीएम हमने 24 ले लिया तो 8 की 24, 21 दिया 63, 6 के 24 और ये आ जाएगा आपका 28। इसको मल्टीप्लाई करना है 48/21 से एंड डिवाइड कितना करना है, ये 1/3 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, ये 1/3 आ जाएगा तो 3 चला जाएगा। तो प्लस था ना, माफ़ कीजिएगा, हम मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/2। ये जो 63 एंड 21 कितना आ जाएगा, 40, 35 आ रहा है ना, हाँ 35। तो आप देखिए 35/24 है, यहाँ पे आ गया है आपका 48/21 प्लस 1/2। और कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 7 25 35, 7 तिया 21, 24 तिया 72, 24 दूना 48। ठीक है, तो आपका 10/3 प्लस 1/2 है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 एंड 23, तो 23/6 आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो 8 टाइम्स है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है क्योंकि यूनिट तो बराबर हो नहीं सकता ना, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यह 8 टाइम्स है सर्कमफेरेंस, मतलब कि 2 पाई आर। तो पाई से पाई चला जाएगा, आर से आर चला जाएगा, एक रेडियस जो है कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, या फिर 16 यूनिट बोल सकते हैं, सेंटीमीटर तो है नहीं, हमें चाहिए डायमीटर, तो डायमीटर 16 का उल्टा क्या आ जाएगा, डबल क्या आ जाएगा 32। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन सेटर ने यहाँ पे भी थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश की है। 12 का डबल क्या हो गया 24, 16 का डबल क्या होगा 32। ये डबल करके क्यों दिया है, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको रेडियस मिलेगा और जल्दीबाजी में आप रेडियस ही टिक ना कर दो, इसलिए ये लोग देता है। आपसे तो पूछा डायमीटर, डायमीटर होगा रेडियस का डबल। तो ये सब जो है ना छोटा मोटा हरकत करते रहता है क्वेश्चन सेटर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 60 देखेंगे तो इसमें है आपका इसका तृतीय अनुपात या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल। देखिए कैसे कर लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल आप ए मान लीजिए, तब हो जाएगा 8/16.4 इक्वल टू आ जाएगा आपका 16.4 डिवाइडेड बाई ए। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। ए का वैल्यू कितना आ गया 16.4 इंटू 16.4 डिवाइडेड बाई 8। अब आप कैसे कर सकते हैं, जैसे 4 से करेंगे 4 दूना 8 और ये आ गया 4.1, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.2। 41 का स्क्वायर कितना, अच्छा 41 दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा 82, लास्ट में 2 दो जगह पे है, तो 41 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौका 32, 328 और 8 336, कितना आ गया 33.62 आंसर आ गया है। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई बड़ी बात नहीं है। 61 में देखेंगे, दो ट्रेन से दोनों का लेंथ दिया हुआ है, एक दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस करते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब होता है कि दोनों का जो स्पीड है उसको ऐड करना है। स्पीड का रेशियो भी दिया हुआ है, हमें बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन क्या होगा। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, हमें दोनों के स्पीड को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, यही एवरेज हो जाएगा। आइए देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि जो टाइम आया है, टाइम क्या होगा, L1 प्लस L2 को हमें V1 प्लस V2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए टाइम कितना है 18, एंड इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा, अब 5 5 10 एंड 3 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर आप देखोगे ना तो V1 प्लस V2, अच्छा ये सेकंड है एंड ये है आपका मीटर, और हमें किलोमीटर पर घंटे में चाहिए, ध्यान दीजिए। तो V1 प्लस V2 जो है ना, स्पीड का जो सम है वो कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 50 इंटू 18/5 हो जाएगा, तो 5 से 10 पर में चला गया, ये कितना गया 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या ये जो 180 आया है 180 एवरेज है, नहीं, एवरेज निकालने के लिए हमें V1 प्लस V2/2 चाहिए ना, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटे। बस समझ गए, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 90 किलोमीटर पर घंटे। अच्छा मान लीजिए इसमें हमें तुक्का मारना होता तो क्या करते, तुक्का मारना होता फिर भी हम 90 मारते। अब बोलोगे कैसे, देखो इसने ना स्पीड का रेशियो दे दिया है, तो हम बोलेंगे V1:V2 जो है ना ये 3:2 है। अगर हम एवरेज निकालने जाएंगे तो V1 प्लस V2/2 आएगा, मतलब कितना आएगा 5/2। ये हम अज्यूम करेंगे कि जो है आपका मार्कआउट हो जा रहा है, मतलब अच्छे से कैंसिल हो जा रहा है, तो जो आंसर आना है वो 5 का मल्टीपल आना है, और 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में दिया है तो 90 ही होगा। तो ऐसे आप रिस्क ले सकते हैं, कब, जब आपके पास टाइम ना हो। हालांकि इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो कि रिस्क लेना ही है तो आप ऐसे मतलब थोड़ा सा स्मार्ट गेस कर सकते हैं। 62 नंबर में एक पाई चार्ट दिया हुआ है एंड
परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन ईच ईयर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गिवन ईयर दिया हुआ है। आपको बताना है एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट 22 एंड 23 में कितना होगा। 22 में कितना है 25% एंड 23 में कितना है 10%। 25 एंड 10 कितना होता है 35%। तो देखिए 100% जो है ना ये आपका 360 डिग्री के बराबर है ना। गया गया 2 से करेंगे तो कितना आएगा 5, ये आ जाएगा 18। हमें कितना चाहिए 35%। 35% के लिए क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 एंड 12 126 डिग्री आ रहा है। 126 डिग्री ऑप्शन में है तो हो गया। अगला देखिए यहाँ पे a+2 का वैल्यू दिया हुआ है, फिर हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, a+12 है, a+12 कितना होगा 36 18 18, a का वैल्यू कितना आ गया 6। अब जो एक तरीका है कि आपको जो ये वैल्यू निकालना है आप क्या करोगे कि a का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 6 एंड कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर तो आना ही है। बोले कोई बात नहीं आंसर आएगा, लेकिन जब a का वैल्यू 6 है तो हम बोल सकते हैं कि a-6 कहीं भी दिखे इसको हम 0 बोल सकते हैं। बोले कि ये भी सही है। अब ये जो अपने को एक्सप्रेशन दिया है ना यहाँ पे हम a-6 फॉर्म करेंगे ताकि वो 0 आ जाए। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब सवाल ये है कि कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे देखिए ये है 3a³ कॉमन लेने के बाद क्या बचना चाहिए a-6, इसलिए हम यहाँ पे 17 18 18a² को माइनस करेंगे। एक्चुअली में आपके पास -8a² था, यहाँ पे अपने -18a² लिख लिया। एडजस्ट करने के लिए 10a² लिखेंगे। 10a² के साथ क्या लिखे कि कॉमन लेने के बाद a-6 बचे, तो आप बोलोगे 60a लिख दो। तो यहाँ पे तो आपने 60a लिखना था, स्क्वायर नहीं a लिख दिया। लेकिन आपके पास रियलिटी में है कितने -35a, तो यहाँ पे फिर हमें क्या लिखना होगा 25a लिखना पड़ेगा। अब 25a के साथ यहाँ पे कितना आएगा, बोले कि देखो यहाँ तो आप 25a ही लिख के छोड़ दो, ठीक है। नहीं तो आप 25a के साथ -150 भी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे -150 लिख दिया है, एक्चुअली में आपके पास 96 ही था, तब हमें कितना करना पड़ेगा 54 ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ 54 ऐड करना पड़ेगा, काम हो गया। अब आंसर 54 आ गया। कैसे, चलो दिखाते हैं आपको। पहला जो दोनों है ना, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो 3a² कॉमन ले लो तो आपको दिखेगा a-6 बच रहा है। फिर आप 10a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a-6। फिर आप 25 कॉमन ले लो, क्या बचेगा a-6। फिर बच गया है 54। अब जब a का वैल्यू हम 6 पुट करेंगे तो a वाला पार्ट भी 0 आ जाएगा, a वाला भी 0 आएगा, a वाला भी 0 आएगा। तो 0 + 0 + 0 + 54 कितना आ जाएगा 54। तो जब कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो तो ये तरीका जो है इसको सॉल्व करने का काफ़ी शानदार हो सकता है। आपको यही करना है कि अगर a का वैल्यू 10 है तो सब जगह हम a-10 फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। 64 में आपको बताना है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन। नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स NaLs, डायगोनल्स ये होता है आपका n इंटू n-3/2। n का वैल्यू कितना है हेक्सागन है ना, तो 6 कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ गया है 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 9। देखिए आपके दिमाग में ना कुछ सवाल उत्पन्न हो सकते हैं, वो क्या कि डायगोनल किसे बोलेंगे हेक्सागन में। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जब क्वाड्रिलेटरल रहता था तब तो बोल देते थे कि देखो आसपास वाला जो साइड है कौन है, कौन नहीं क्या बोल सकते हैं वर्टेक्स है जिसे आप शीर्ष बोलते हो, उसको छोड़ के जो अपोजिट शीर्ष होगा ना उसको ज्वाइन करने से जो भी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे डायगोनल बोलेंगे। कोई भी पॉलीगन ले ले या बहुभुज ले ले, इसमें डायगोनल के लिए कंडीशन क्या है, आपको 2 वर्टेक्स लेके ज्वाइन करना है। ध्यान दीजिए दोनों वर्टेक्स कॉन्सिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। देखिए क्योंकि 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने से साइड भी बनता है और वही 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने से मतलब वही नहीं, 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करके ही क्या बनता है आपका वो विकर्ण या फिर डायगोनल भी बोलते हैं। ये जो 3 है ना, ये जो 3 कैसे बन रहा है, 2 वर्टेक्स को हमने ज्वाइन तो किया है लेकिन दोनों कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो बने हैं ये सब क्या है आपका, बोलो डायगोनल्स है। 3 और डायगोनल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, तो 3 3 6 हो गया, ठीक। और 2 3 6 10 × n-3/2 था ना, हाँ। तो और किधर गया, और देखिए आपको दिखाते हैं डायगोनल्स, दूसरे कलर से दिखाएंगे अब। ये जो है ना वर्टेक्स, यहाँ से हम इसको एक ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, बोले कि बिल्कुल
इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, बोल के बिल्कुल। चलो, फिर ये जो पॉइंट बचा ना, इससे हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 9 हो गया है, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वर्टेक्स हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है, हालांकि ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, लेकिन अब फॉर्मूला आया कैसे, अगर ये जानना है। हमने आपको बोला कि अगर आपके पास पॉलीगन में n वर्टेक्स है, इसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, उसको ज्वाइन कर दो, ठीक, क्योंकि 2 सिलेक्ट करके ज्वाइन करने से ही बन रहा था डायगोनल। लेकिन जैसे ही हम n में से कोई भी 2 सिलेक्ट करेंगे, इसमें डायगोनल तो आएगा, बोले कि कोई डाउट नहीं, लेकिन डायगोनल्स के साथ साथ साइड भी आ जाएगा ना, क्योंकि साइड को फॉर्म करने के लिए भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। ए एन सी टू में एन जो साइड है उसको हमने माइनस कर दिया, अब ये बचेगा आपका एन इंटू एन माइनस 2/2 माइनस एन, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एन इंटू एन माइनस 3/2 आ जाएगा, ठीक। तो हम जनरली एन सी टू माइनस एन याद रखते हैं, आप एन इंटू एन माइनस 3/2 याद रख सकते हो, जो आपके लिए आसान हो वही कीजिए, लेकिन आपको लॉजिक समझ लेना चाहिए कि डायगोनल हम बोलेंगे किसे। 65 नंबर में 1075 का वैल्यू निकालना है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 1075 का वैल्यू आपको ऐसे तो पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है फिर भी टेंशन नहीं लेंगे, हम बोलेंगे 1075। पहले एक बात बताओ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है सबको, ये क्या होता है, ये होता है आपका tan a जो tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। हमारा टारगेट क्या होता है कि जो भी नोन एंगल्स है ना, उसके रिस्पेक्ट में हम एंगल को ब्रेक कर सकें। जैसे 75 को क्या हम tan यहाँ पे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बोले कि बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखने वाली बात है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका 1/√3 होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3। अभी √3 को एडजस्ट कर लेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 माइनस 1। अब आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, नीचे √3 प्लस 1 से एंड ऊपर भी √3 प्लस 1 से गुना कर देंगे, तो न्यूमरेटर आ जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3 एंड डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 2। तो आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 है। हो गया। अभी आपको बताना है 2 माइनस √3 कितना होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, tan 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। समझ गए, आगे चलिए। और क्वेश्चन नंबर 66 अगर आप देखोगे तो इसमें है कि एक इंसान ए है और जो एक काम को 84 डेज में कर सकता है। उसने काम करना स्टार्ट किया एंड 60 डेज के बाद काम छोड़ दिया, बाकी के काम को जो है बी 20 डेज में कर रहा है। तो बताना है बी 80% काम करने में कितना टाइम लेगा। कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से सॉल्व करो। अगर ए करता तो 84 डेज में काम हो जाता, लेकिन हुआ क्या, ए ने 60 डेज काम किया है, बाकी का काम जो है वो बी ने 20 डेज में कर लिया। तो हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ से हम बोल पाएंगे कि 24 डेज में ए जितना काम करता है उतना काम 20 डेज में बी कर लेगा। तो ए एंड बी के जो इफिशियंसी का रेशियो है कितना आ जाएगा, 4 25 6, 5/6 हो गया। अब आपको क्या समझना है कि टोटल वर्क क्या होगा, क्योंकि ए जब काम करेगा तो 84 डेज में काम हो जाएगा और इसका इफिशियंसी 5 है, 84 इंटू 5 टोटल वर्क हो गया। आपको क्या चाहिए, टाइम निकालना है, तो निकाल लो। 84 इंटू 5 ये तो टोटल वर्क हुआ, हमें बताना इसका 80% काम ही करना है। 80% काम का मतलब होता है 4/5, और ये काम करेगा कौन, बोलेंगे कि बी। बी का इफिशियंसी तो 6 था, 5 से 5 चला गया और 6 से कटेगा, 14 छक 84, तो 14 चौके 56, 56 डेज आंसर आ गया, है ना। सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 67 में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर है और ए माइनस बी होल स्क्वायर है। जब भी हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर में से ए माइनस बी होल स्क्वायर को माइनस करेंगे, ए आ जाता है 4ab। 4 तो रहेगा ही, ए के प्लेस पे कितना है 7x एंड बी के प्लेस पे कितना है 5y, पंचों का 20 सत्ते 140, 140 xy आंसर आ रहा है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 68 में देखेंगे 64% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। तो कोई नंबर जो है खुद का 100% होता है, हम ये बोल सकते हैं कि 100% नंबर को ए मान लीजिए, ए में से अगर आपने 64% ऑफ ए माइनस किया तो ये क्वेश्चन बोलता है कि 450 बचेगा। आपको ये समझना चाहिए जो डिफरेंस है कितना है, 36% है। 36% ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 450। 9 चौका 36, 9 पच्चे 45। तो अगर हम ए का वैल्यू बोले, ए का मतलब 100%, तो 25 पच्चे 125, 1250 आ रहा है।
तो जो नंबर है ये आपका 1250 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें बताना है कि उस नंबर में से कितना माइनस किया जाए कि 530 बचे। तो 1250 में से 530 माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया है 720। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका 720। अगला देखेंगे 69 में है कि एवरेज ऑफ 6 फैमिली मेंबर्स कितना है 32.5। तो हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे और एवरेज ले लेंगे, आराम से डेविएशन का यूज कर लेंगे। ये 6 है, इनका एवरेज है आपका 32.5। हुआ क्या है कि जो दो छोटे बच्चे हैं उनका एवरेज है आपका 12, एवरेज है ना। हाँ, तो उसमें से जो दो लोग हैं उनका एवरेज कितना है 12, एंड जो दो बुजुर्ग लोग हैं 2, उनका एवरेज कितना है आपका 49.5। अब बाकी के दो हैं ए एंड बी। ए एंड बी के एज का जो रेशियो है ये कितना है आपका 7:5। हमें निकलना है इनके बीच का डिफरेंस। कोई बात नहीं, एक तरीका हो सकता था कि हम यहाँ पे देखें कि डिफरेंस कितना आ रहा है 2 यूनिट का, मतलब आंसर इवन आना चाहिए। तो हर एक इवन दिया हुआ है, तो यहाँ से कुछ खास फायदा नहीं है। दूसरा हम तरीका जो मेथड है वो हम देखेंगे कि नेट डेविएशन कितना क्रिएट कर रहे थे दो बड़े लोग और दो छोटे लोग मिलकर। जो छोटे लोग हैं ये जो है इनका एवरेज एक्चुअल एवरेज से कितना कम है, तो 23 नहीं, कितना आ जाएगा 20.5 ना, 20.5 कम हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये लोग जो है टोटल 17 ज़्यादा है ना। ठीक, जो डेविएशन क्रिएट हुआ है ये कितना हुआ है 2 इंटू 20.5, ये माइनस में है, और प्लस वाला कितना है 17 गुना 2 का। समझ गए। तो यहाँ पे -41 + 34, ये लोग मिलके -7 ईयर्स का डेविएशन क्रिएट किए। मतलब जो ए एंड बी है, ए एंड बी मिला के जो है ना 7 ईयर्स ज़्यादा लेके आएंगे। ये बात आप समझ गए? बोले कि हाँ समझ गए। तो हमें पता चला कि ए एंड बी के ईयर्स का जो योग है या सम है वो कितना होना चाहिए। लॉजिकली देखें तो एवरेज का मतलब होता है सबको उतना ही दे दो। तो ए के पास भी 32.5 रहता, बी के पास भी 32.5 रहता, तो दोनों मिलकर 65 ईयर्स हो जाते, सब कुछ सही चलता। तो लेकिन इधर जो चार लोग हैं ये लोग मिलके 7 ईयर्स का घोटाला किए हैं, 7 ईयर्स कम हुआ है। तो ये जो 7 ईयर्स का एडजस्टमेंट है इन दोनों के पास चला जाएगा। ये कितना आ गया है 72 ईयर्स। समझ गए। ए प्लस बी कितना आ रहा है 12 यूनिट्स, तो 12 यूनिट्स का वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 छक 72, 6 ईयर्स। डिफरेंस कितना का था 2 यूनिट्स ना, 2 यूनिट्स कितना हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 12 ईयर्स आ गया आंसर इसका। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। डेविएशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर इसमें दिक्कत होता तो क्या करते हो, तो जो बेसिक है कि जो आपका एवरेज है वो सम बाई नंबर होता है, आप उसका यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 70 में देखेंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 3m + 7n का वैल्यू है आपका 7m - 3n। यहाँ से देखेंगे तो 4m का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 10n आ रहा है, m/n कितना आ रहा है आपका 5/2। तो हम m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। ऐसा जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40 - 5 दूना 10 डिवाइडेड बाई 5 दूना 10 + 2 × 6। कितना आ गया ऊपर 30, नीचे कितना आ गया 60। आंसर आ जाएगा आपका 15:8, ऑप्शन नंबर ए। 71 में क्या दिया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल जो है सेम है 17 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, तो हमें प्रॉफिट लॉस बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमें बहुत समस्या होती थी। कैसे करना है आइए देखिए। इसने बोला है कि 21 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, तो 21 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने लिख लिया, ये किसके बराबर है 17 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकते हो। कितना आ जाएगा 17/21 आ रहा है। अगर आप 17 का आइटम खरीद के 21 में बेच रहे हो तो फायदा कितने का होगा 4 यूनिट का। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि देखो 4 × 100 400 बटा 17, 17 दूना 34, 6 17 51 दशमलव 9 आ गया ना। तो 17 × 5 = 85 एंड 5 17 51 23.53% आ गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन में और कुछ वेराइटीज आता है, वो जैसे देख लेते हैं। मान लिया कि क्वेश्चन ऐसे बोला है कि 50
आइटम्स, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, हमने 10 आइटम्स सेल किया, देन 5 का जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसका प्रॉफिट हो गया। बात समझ रहे? क्वेश्चन आपको बोल सकता है कि 10 आइटम्स को बेचने पे, 10 थोड़ा कम लग रहा है, मान लेते हैं 30 आइटम्स। अगर हमने 30 आइटम्स को सेल किया, देन हमें 5 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे? आराम से करना होता है सॉल्व। हम ये मानेंगे कि मान लेते हैं ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। अगर ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ है तो 30 आइटम्स को बेचने पे जो सेलिंग प्राइस होगा 30 एसपी होगा। ये किसके बराबर होना चाहिए? बोले कि 30 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर होना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखना है आपको क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। यह बोलता है कि अरे नहीं, इसको तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किसका हुआ है? पता चला कि 5 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हुआ है। एक बात बताइए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस? बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस लेफ्ट वाला है, ये पार्ट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5 आइटम के कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप 5 का कॉस्ट प्राइस ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 30 का जो सेलिंग प्राइस है ना, यह 35 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाएगा। यहाँ से कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 6/7। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा होगा कि 30 आइटम्स को बेचने पे 5 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के जगह मान लीजिए हमने लिखा है कि सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होगा। बाकी का पार्ट सेम है। तब हम कैसे करते हैं? जो सेकंड पार्ट है इसमें बोलेंगे कि देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन करो। मान लेते हैं कि ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो 30 का सेलिंग प्राइस 30 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। बोल के बिल्कुल सही। अब बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस? बोला प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस के साइड वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा होना चाहिए। कितना से ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि यह 5 आइटम्स का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है, तो यह कितना से ज़्यादा होगा? 5 आइटम के सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो 25 का जो सेलिंग प्राइस है यह 30 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 5/6। इधर भी आपको क्या दिख रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना, हो रहा है। अब आप देखो कितने सही से कर पाओगे। अगर हम यही पूछते 5 का कॉस्ट प्राइस का लॉस हुआ तो क्या कोई दिक्कत है? बोले कि अरे नहीं, लॉस हुआ है ना, हमेशा इक्विलिब्रियम में चलेंगे। ना प्रॉफिट ना लॉस होता तो 30 आइटम्स का सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता? 30 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता। बोल के ये भी सही है। अब बताओ इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? बोले कि लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है? 5 आइटम के कॉस्ट प्राइस का लॉस हुआ है। तो अगर लॉस हुआ है तो आप खुद बता दो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस वाला ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5 का कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो इस साइड हम 5 का कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 का कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका? 30 का जो सेलिंग प्राइस है ये आपका हो जाएगा 25 का कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो देखो, आपको मिल जाएगा 6/5। आपको दिख रहा है 6 में अगर आप आइटम खरीद के 5 में बेचोगे तो आपको लॉस ही होगा। समझ गए? अगर चौथा देखते, यह बोलता 5 का सेलिंग प्राइस का लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। पहले बोलेंगे कि 30 का जो सेलिंग प्राइस है यह 30 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। कब? जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस से हम चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि अरे नहीं, 5 के सेलिंग प्राइस का लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस लॉस हुआ है मतलब कॉस्ट प्राइस वाला आइटम ज़्यादा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस वाला कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 5 का सेलिंग प्राइस, तो यहाँ 5 टाइम्स सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। अब देखोगे तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का यहाँ से रेशियो CP/SP जो है ना, 5 7 35, 5 6 30, 7/6 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। बस हमने बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व किया, कहीं पे कोई आपको खोपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालना है जिसका रेडियस है ना, हाइट दिया हुआ है। जब भी आप कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे कोन की, तो इसके लिए तो हमें स्लैंट हाइट चाहिए होगा ना। इधर चलाइए। ठीक, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? ये होगा रेडियस और ये होगा हाइट। रेडियस कितना है आपका?
12.6 एंड हाइट कितना है आपका 16.8। अगर हम ध्यान से देखेंगे 12.6 को लिख सकते हैं 4.2 इंटू 3 एंड ये हो जाएगा आपका 4.2 इंटू 4। तो जो एल है ये हो जाएगा आपका 4.2 इंटू 5, यही हो जाएगा ना। तो 5 दूना 10, पंचों का 20 एक 21, 21 आ गया। आपको चाहिए सी एस ए, तो पाई आर एल होता है 22/7 इंटू 12.6 इंटू एल है 21, 7 से एक बार में। अब देखेंगे तो 12 तिहाई 36 एक 37, 22 इंटू 37.8 आ गया। तो 22 से 8 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 ने 176, मतलब 6 आ गया। और 22 सत्ते 154 और 154 में 17 हो जाता है आपका 171, तो 16 यही वाला आंसर आना चाहिए। 171 था तो 22 दिया 66 एंड 17 कितना हो जाएगा 93 ना, 66 17 83, 93 बोल दिया 831.6। तो सही आंसर आ गया है आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखिए 73 नंबर में एक्सप्रेशन दिया हुआ, हम ए इज टू बी इज टू सी बताना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो 8A इक्वल टू 15B इक्वल टू 16C है ना, हम क्या जूम करेंगे तो इन सबसे कट जाएगा 16 एंड 8, तो 16 इंटू 15 आ गया, कितना आ जाएगा, आप सीधे 16 इंटू 15 ही लिख दो ना से। तब आप देखोगे ए का वैल्यू कितना आ गया है 32, बी का वैल्यू कितना आ गया है 16 एंड सी का वैल्यू कितना आ गया 15। आपको चाहिए था ए, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 32 नहीं 30 आ जाएगा ना। हाँ, ए इज टू बी इज टू सी कितना आ गया 30 इज टू 16 इज टू 15। ऐसा ऑप्शन है 30 16 15, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 24 देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रकाश जो है 80% ऑफ हिज इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है माँ, बेटे एंड बेटी में इन द रेशियो 7:3:2। अगर अमाउंट रिसीव्ड बाय सन जो है वो 840 है, तो बताना है इनका इनकम कितना होगा। अब ध्यान से देखो, ये है माँ, ये है बेटा, ये है डॉटर, इनका रेशियो है 7:3:2। तो हम बोलेंगे प्रकाश का जो इनकम है, इनकम का 80% डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब इसका 4/5 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन तीनों में। ये जो आपने पार्ट निकाला है ये टोटल अमाउंट हो गया जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। बेटे को कितना मिलेगा, बेटे को 7 3 10 2 12। अगर आप देखोगे सन का जो है कितना है 3/12, या बोल सकते हो 1/4 मिला है। जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका 1/4 सन को मिला है। तो इसका जो 1/4 है ये वैल्यू है आपका 840, गया गया। जो इनकम हो गया कितना हो गया 0 पंचों का 20 40 2 42, तो 4200 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आना है 4200, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला देखिए ये क्वेश्चन नंबर 75, इसमें बोला है कि x-4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो कैलकुलेट कीजिए। फिर से वही बात है, एक तरीका है आप x का वैल्यू डायरेक्टली 4 पुट कर दो, दूसरा x-4 जेनरेट करो। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, x-4 लाने के लिए यहाँ पे हमें 4x क्यू चाहिए था, लेकिन अपने पास -3x क्यू है, एडजस्ट करने के लिए हमने x क्यू रख दिया। अभी -4x स्क्वायर होता, ध्यान दीजिए -4x स्क्वायर होता तो कॉमन लेते, तो कॉमन लेने पे क्या आ जाता, कॉमन लेने पे x-4 आ जाता, लेकिन है नहीं तो +4x स्क्वायर लिख लेंगे। अभी यहाँ पे कितना चाहिए -16x, x+4 लाने के लिए अभी -16x है, एक्चुअली में आपके पास था कितना, बोलेंगे कि -6x था, तो आपने 10 एक्स्ट्रा लिखा है तो +10x लिख लेंगे। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा -40 एंड प्लस आ जाएगा 8, तो सही आंसर क्या आ गया है 8। अब बोलोगे सही आंसर 8 कैसे बोल रहे हो, देखो ये जो है ना इन सब में से x-4 कॉमन आ जाएगा। जैसे x टू दी पावर 3 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x-4 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x-4 प्लस 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x-4, 4 नहीं 4x कॉमन लेंगे, माफ़ कीजिए, तो बचेगा आपका x-4 एंड फिर आप 10 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x-4, इसके साथ क्या बचा 8। तो 8 को छोड़ के बाकी जो जगह है ना वहाँ पे x-4 एज ए फैक्टर आ गया है, x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये आ गया है 8। तो ये जो है ना
यहाँ पे ये तो कोसेंट हो गया, x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये जो पार्ट बचा है यही आपका क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया है 8। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो रिमाइंडर थियरम है ना, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि ये पी एक्स है, अगर x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जिससे डिवाइड कर रहे हो इसको 0 करो, x का वैल्यू 4 आया। मीन्स जो भी रिमाइंडर है वो क्या आएगा, p में x के जगह पे आप 4 पुट कर दो, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इसी के साथ जो प्रैक्टिस मॉक 2 है उसका सॉल्यूशन होता है समाप्त। कैसा लगा आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।